एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर हम 3 ऑर्गेनेलीज को पढ़ने जा रहे हैं, मेनली प्लांट और एनिमल में सेम है। फर्स्ट वन है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेकंड आपका क्या है, गोल्जी बॉडी है, थर्ड आपका है लाइसोसोम। अब जो डिफरेंस होता है वो है वैक्यूल का, जो कि आपके प्लांट के अंदर मिलता है और आपके एनिमल के अंदर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। सेकंड है आपका गोल्जी बॉडी की बात करेंगे। थर्ड है आपका लाइसोसोम की बात करेंगे। और लास्ट है आपका वैक्यूल्स की बात करेंगे। तो ये तीनों तो कैसे हैं, सब में, तीनों में, दोनों में, प्लांट और एनिमल सेल में सेम है। ओनली वैक्यूल जो है आपको कहाँ मिलता है, प्लांट के अंदर मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है। ठीक है, अब चलिए आ जाइए और अपन स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं पहले अपन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले हम तीनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट करता है। इनकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली फ्रेगमेंट होकर के आ रही है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रही है। अब आप बोलोगे मैडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब बन गई? तो क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन जब हमारी बनी और जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ हमारा, तब फ्रेगमेंट होके, प्रोटीन फ्रेगमेंट होकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण कर लिया। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये आपका क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है। क्या है आपका ये, न्यूक्लियर एनवेलप है। अब सिस्टर्नी की बात करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। विच स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर में आपका फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर एनवेलप, सेकंड पार्ट है आपका ये सिस्टर्नी निकल रही है। क्या है, सिस्टर्नी निकल रही है। अब आपकी जो सिस्टर्नी है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेसिकली सिस्टर्नी की ऊपर ही डिवाइडेड है, तो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा और ये रफ कहलाएगा, एक तो दिखाऊंगी अभी कैसे बनेगा ये, और एक स्मूथ कहलाएगा, स्मूथ ईआर। अब हमारे सिस्टर्नी के ऊपर ही क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। वो है ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जो कि हमारे रफ ईआर के ऊपर लगा होता है इस तरीके से। इस तरीके से लगा होगा, उसे बोल देंगे रफ ईआर। और जहां पे हमारे राइबोसोम्स नहीं है और वहां पे क्या निकला होगा, पर टिब्यूल्स निकले होंगे बच्चे, इस तरीके से टिब्यूल्स निकले होंगे, ये यहाँ से टिब्यूल्स निकले होंगे। और ये स्मूथ है, इस पे कोई राइबोसोम नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्मूथ ईआर हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब देखिए ये क्या हो गया, सिस्टर्नी हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सिस्टर्नी। अब वेसिकल की बात कर लेते हैं। वेसिकल, ये वेसिकल आपके कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये इस तरीके से वेसिकल्स होते हैं आपके। और टिब्यूल्स कैसे होंगे आपके, वो ऐसे बने हैं टिब्यूल्स। ये एक ब्रांच निकल रही है, ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, या ऐसे कर ले आप, इस तरीके से कर ले,
ये इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही हैं, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं आपके, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, सब चीज़ों में अलग अलग होते हैं ट्यूब्यूल्स। ये आपकी स्ट्रक्चर है जो इन चीज़ों से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। क्या है आपका? न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। कैसा है ये? डबल एनवेलप है इस पे। सिस्टर्नी है आपकी जो कि बेस्ड किसके ऊपर? राइबोसोम के ऊपर। ये दो टाइप्स में बटी हुई है। अगर राइबोसोम्स हैं बहुत सारे तो उसको बोलेंगे रफ ईआर, अगर राइबोसोम्स नहीं है तो क्या बोलेंगे? स्मूथ ईआर बोलेंगे। और ये वेसिकल्स है आपके जो राउंड शेप में होते हैं, और टिब्यूल्स हैं आपके ये जो स्मूथ ईआर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अब हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर को। अब यहीं से हमारा क्या निकल रही है? ये सिस्टर्नी इस तरीके से निकल रही है। अब ये जो इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको ल्यूमेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन स्पेस बोलते हैं। अगर ये अंदर की तरफ है तो इंटरल्यूमेन स्पेस बोल देंगे, बाहर की तरफ है तो एक्स्ट्रा ल्यूमेन स्पेस बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से निकले होंगे। ठीक है, ऊपर हम राइबोसोम्स लगाएंगे तो ये यहाँ पे जहाँ पे ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं ये ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कोई चेन चल रही है इनकी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है? ये आपका हो गया है रफ ईआर हो गया है। एक मिनट हाँ, क्या हो गया है? रफ ईआर हो गया है आपका। अब यहां पे आप देखो इस तरीके से ये ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं ये, और यहां पे राइबोसोम्स भी नहीं लगे हुए हैं। देख रहे हैं आप क्या लगे हैं? ये ट्यूब्यूल्स लगे हैं। यहां पे क्या होगा? लिपिड फॉर्मेशन होगा, लिपिड का फॉर्मेशन होगा सबसे ज़्यादा। लिपिड से क्या समझते हैं आप लोग? जो आप लोग बटर घी वगैरह खाते हैं वो लिपिड्स ही होते हैं सारे। ये आपका क्या हो गया? स्मूथ ईआर हो गया। बात समझ में आई? अब क्या होगा यहाँ पे? ये पहले स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से देख लो इसको। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा आर ई आर इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। एंड स्मूथ ईआर, ये कैसा है? ग्रैनुलर है। ग्रैनुलर हो गया ना? कैसे? राइबोसोम से, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये कैसा हो गया? ये ग्रैनुलर हो गया है। आपका रफ ईआर पे क्या होगा? प्रोटीन्स, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा यहां पे। और यहां पे स्मूथ में क्या होगा? लिपिड का फॉर्मेशन होगा। क्या है? लिपिड का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया था, ये ग्रैनुलर हो गया। अभी आपका किस चीज का बना हुआ है? सिस्टर्नी। ये डिफरेंस पता होना जरूरी है। वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स भले ही इसमें वर्क नहीं करते हो बट ट्यूब्यूल्स तो होते हैं। यहां पे आपका क्या होगा? ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी का बना होता है। समझ आ गई बात? अब यहां पे एटीएस राइबोसोम होता है, यहां पे आपका नहीं होता है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पैनक्रियाज सेल के अंदर होता है। एग्जाम्पल इसका लिख लो, पैनक्रियाज में। और यहां पे लिवर का सिंथेसिस कौन करता है? सॉरी, लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? लिवर सेल करती है।
और मुझे एक बात बताओ, स्टीरॉइड सबसे ज़्यादा, स्टीरॉइड्स जो हेल्प करते हैं, स्टीरॉइड जो हार्मोन होते हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं लिपिड सिंथेसिस को। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा स्टीरॉइड होता है वो कहाँ मिलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स में भर भर के क्या होता है? स्टीरॉइड मिलता है। ठीक है, क्या होगा? स्फेरोसोम। क्या? स्फेरोसोम बनेगा। स्फेरोसोम कुछ नहीं होता, ER के टूटे हुए पीसेस को स्फेरोसोम बोलते हैं। ठीक है, और आपका इसके अंदर क्या होगा? आपका होगा हाँ, कैल्शियम। कैल्शियम स्टोरेज होगा यहाँ पे रिलैक्सेशन के टाइम पे। जब एक्टिविटी होती है और रिलैक्सेशन के टाइम पे, मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया था, मैंने आपको तब मैंने आपको बताया था सोडियम और पोटेशियम की बात करी थी, जहाँ पे ATPs लगे थे। तो क्या ये भी एक एक्टिव हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया ये भी एक। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, होता दिखाई दे रहा है हमारा। तो ये आपका हो गया डिफरेंस, इसको नोट डाउन कर लो। तो आपका ऑरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। इतना आपने डिफरेंस देख लिया तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि ऑरिजिन कैसे हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है इसका ऑरिजिन? ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका क्या बन रहा है? RER बन रहा है। ठीक है, जिसके पास क्या है? राइबोसोम्स है। यही क्या कर रहा है? फ्रेगमेंट हो रहा है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? होमोजेनेसिस कर रहा है। होमोजेनेसिस क्या होता है मैडम? सेम, इसी की सेम छोटी छोटी चीज़ें, इसी का कुछ पार्ट टूट टूट के गिर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? माइक्रोसोम बोल देंगे। इसको वेसिकल्स बोल सकते हैं या फिर माइक्रोसोम बोलते हैं, माइक्रोसोम बोलते हैं। अगर इस RER को लॉस ऑफ राइबोसोम लिख दें हम, तो क्या ये SER बन जाएगा? स्मूथ ER बन जाएगा? ये आपका ऑरिजिन हो गया। सिंपल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका क्या हो रहा है? RER बन रहा है, रफ ER बन रहा है, जिसके पास क्या है? बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। ये होमोजेनेसिस कर रहा है। फ्रेगमेंट पार्ट किसके? रफ ER के फ्रेगमेंट पार्ट क्या बना रहे हैं? RER वेसिकल्स बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोसोम बोल सकते हैं। माइक्रोसोम पे एक क्वेश्चन आ चुका है। माइक्रोसोम क्या है? रफ ER वेसिकल्स है, स्मॉल पार्ट, इसको स्मॉल वेसिकल्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और लॉस ऑफ राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ ER बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया? ऑरिजिन हो गया। हम सेकेंड ऑर्गेनेली की बात करेंगे, जो कि आपका है गोल्जी बॉडी, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का सेकेंड ऑर्गेनेली है ये। अब हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया है। अब वो जो वेसिकल्स जो मैंने बताए हैं, माइक्रोसोम आपको बताए हैं, वो आएंगे हमारे गोल्जी बॉडी के पास। तो वो कैसे दिखते हैं? इस तरीके से दिखते हैं, देखो। और हम जो है गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। ये इस तरीके से गोल्जी बॉडी लगा होता है। इसका फ्रंट साइड पे क्या हो गया? सिस पार्ट हो गया, जहां पे वेसिकल्स आएंगे, और जब ये ट्रांसपोर्ट करेगा तो ट्रांसफेज हो गया। ठीक है, अब ER से मैं यहाँ पे ER लिख देती हूँ। ER से यहाँ पे वेसिकल्स आ रहे हैं आपके, ये वेसिकल्स आके यहाँ पे गिर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो इसको, डायरेक्टर ऑफ सेल। अब आपका गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवर का काम करेगा। तो ये जो वेसिकल्स आ रहे हैं, इनका सॉर्टिंग करेगा वो। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? जो यूज़ की चीज़ें हैं उनको एब्जर्व कर लेगा, और बाकी बड़े बड़े वेसिकल्स पैकेजिंग करके वेस्ट की तरह बाहर निकाल देगा। तो सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये फंक्शन याद करना ज़रूरी है आपको।
अभी जो वेसिकल्स है ये यहाँ पे क्या हो रही है, चेक हो रही है, यहाँ पे चेक हो रही है, ठीक है, ये आ रही है यहाँ पे, ये चेक, अब यहाँ पर आकर के ये इस ट्रांस फेज में आकर के आ गई है। गोल्जी बॉडी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट का है। ये प्रोटीन को एब्जॉर्ब भी कर लेंगे और कुछ प्रोटीन को बाहर भी निकाल देंगे, ठीक है, ये बाहर भी कुछ प्रोटीन निकाल देंगे जिनसे एंजाइम्स क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, जो हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गोल्जी बॉडी है आपका, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जब ये काम कर रहा है तो बाकी और ऑर्गेनेली इसके पास में अटैच्ड क्यों नहीं है, बाकी ऑर्गेनेली क्यों नहीं आ रही है? वाई? बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अभी समझो एक लोडिंग चल रहा है, ठीक है, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग के बाद में वो क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसको, वापस डीलोडिंग हो रहा है या जो भी बोलते हो आप, वो ही होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, गोल्जी बॉडी के पास में कोई भी सेल साइटोप्लाज्म वाली ऑर्गेनेलीज जो होंगी वो नहीं होती हैं, ये आपको लगाना है टिक, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म वाली जो ऑर्गेनेली होगी वो उसके पास में नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, प्रोटीन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है, तो आप प्रोटीन ट्रांसपोर्ट पे टिक लगाएंगे, ठीक है। ये आपका गोल्जी बॉडी, जो मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस बताया था, तो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या है, वो जो बर्स्टिंग हो रही है जिससे नुकसान हो रहा है सेल का, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, इसको कंपनसेट करेगा कौन, कौन करेगा कंपनसेट, वो हमारा करेगा गोल्जी बॉडी कंपनसेट करेगा जितना भी नुकसान होगा सेल का। अब क्या करेगा, ये इसने बड़े बड़े वेसिकल्स निकाल दिए हैं, ये बड़े बड़े वेसिकल्स इसने निकाल दिए, यही हमारे क्या है, लाइसोसोम्स हैं, क्या है, यही हमारे लाइसोसोम्स बनेंगे। क्या हुआ, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसने प्रोडक्शन कर लिया और उसने भेज दिया कि आप चेक करो इसको और आगे की तरफ सेल साइटोप्लाज्म में इसको छोड़ दो। हाँ, तो गोल्जी बॉडी ने बोला कि ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ और जो भी यूटिलाइज चीज़ें होंगी उसको यूज़ कर लूँगा और बाकी सब चीज़ें मैं वेसिकल में भर के भेज दूँगा बाहर की तरफ। तो ये उसने भेज दिया, उसको बोल दिया हमने लाइसोसोम बोल दिया। नाउ लाइसोसोम कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। लाइसोसोम, अब ये लाइसोसोम जो है आपके, ये वाले लाइसोसोम जो है, जो यहाँ पर है, ये आपके लाइसोसोम्स है। अब ये सेल में क्या करेगा, इसको जो भी फूड मिलेगा या कोई भी उसको कुछ भी जो बाहर फ्री पड़ा हुआ है बाहर की तरफ, उससे जाके क्या हो जाएगा, ये फ्यूज्ड हो जाएगा या इनगल्फ कर लेगा, उसको क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। तो ये आपका क्या है, आउटर बॉडी बोल दो आप इसको, फॉरेन बॉडीज बोल सकते हो, ठीक है। इससे अट्रैक्ट हुआ लाइसोसोम, तो अभी अभी हमारा क्या है, इससे पहले, इससे फ्यूज होने से पहले क्या है, लाइसोसोम इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव है। जब इससे फ्यूज हो जाएगा, इनगल्फ हो जाएगा, ओके, जब इसे फ्यूज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम बन जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम बन जाएगा, सिर्फ फ्यूज होगा तब प्राइमरी बन जाएगा। अब ये इसको खाएगा, ठीक है, खा करके इसके अंदर व्हाइट कलर से बना लो, इसके अंदर फूड है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको कॉपी से बनाना है। ये कैप्चर कर लिया है उसको, अब उसको जो आवश्यकता होगी वो खा लेगा और बाकी वो वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये हो जाए, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया है, जहाँ पे उसने यूज़ कर लिया है
उसका जितना भी उसको जो भी चीज़ चाहिए होता है वो यूज़ कर लिया है, उसको जब रिलीज़ करा है उसको ही हम क्या बोल देंगे, टर्शरी लाइसोसोम बोल देंगे, जो भी वेस्ट रिलीज होगा। ये लाइसोसोम का वर्क, इसको टेक डाउन कर लो। आपका जो सेल का पीएच है इसके अंदर वो कितना है, 7.2। सेल का जो पीएच है हमारा वो कितना है, 7.2, जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। क्या है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। बट लाइसोसोम नीड्स, उसको रिक्वायरमेंट कितनी है लाइसोसोम को, 5 पीएच की रिक्वायरमेंट है। किसको, लाइसोसोम को। अब 5 पीएच कितना, कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेस होता है, एसिडिक होता है। लाइसोसोम कैसा होता है, एसिडिक नेचर चाहिए इसको, तो इसीलिए क्या करता है, ये पैक्ड रहता है और उसी के अंदर उसका जो पीएच होता है वो 5 होता है। समझ आ गई बात, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है कि लाइसोसोम का पीएच कितना है। तो बनता कैसे वो देख लो एक बार फिर से, ऑरिजिन ऑफ लाइसोसोम देख लो, ऑरिजिन ऑफ लाइसोसोम देख लो, ऑरिजिन ऑफ लाइसोसोम कि कैसे बना आपका ये लाइसोसोम, ठीक है। ये आपका क्या है, रफ ईआर है। इससे आपके इसने क्या करा, वेसिकल्स को भेजा किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास भेजा है। अभी गोल्जी बॉडी के पास वेस्ट वाली वेसिकल्स निकल के बाहर आई, जिसमें कैसा फ्लूइड है, पीएच कितना है, पीएच कितना है, 5 है, इसका 5 है। और ये एक्टिव भी किस पे होगा, 5 पर होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि लाइसोसोम कितने पीएच पे एक्टिव होते हैं, 5 पे। समझ आ गई बात, ये आपका ओरिजिन है इसका। अब इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, वो सुनिए अब। एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम क्या है, सबसे पहले तो लाइपेज, पेप्टिडेज, और एक और आपका क्या है, प्रोटीएज, प्रोटीएज। ये आपको याद रखना है, जो कि यूजफुल है आपके किसमें, लाइसोसोम एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, वैक्यूल की जल्दी से बात कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, वैक्यूल भाई, हाँ, वैक्यूल बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब वैक्यूल कैसा होता है वो देखिए, सुनिए। ये आपका सेल है, ये प्लांट सेल है आपका, और ये ऐसे निकाल दो उसको। इस पे भी अंदर आपको एक मेम्ब्रेन जैसा नजर आ रहा है, बट वो मेम्ब्रेन होता नहीं है, वो टोनोप्लास्ट होता है। क्या है, टोनोप्लास्ट है, जो कि लिविंग है। और जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, आपका नॉन लिविंग होता है। इसको सैप भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे आयंस होते हैं, कुछ वेस्ट भी होता है। ये आपका क्या है, सैप है, जो कि कैसा है, नॉन लिविंग है। आपका टोनोप्लास्ट कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। ये आपको चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। अब वैक्यूल काम क्या करता है वो सुनो बैठ के, करिए मैं। वैक्यूल, वैक्यूल बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड आपकी ऑर्गेनेली है। अब ये वैक्यूल के पास इसकी मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल्स कहाँ मिलते हैं, आपके प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे,
टोनोप्लास्ट बोलेंगे, जो कि क्या है आपकी सेमी परमिएबल है। अब इस टोनोप्लास्ट के अंदर क्या होता है आपका, सैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर वाटर होता है, वेस्ट होता है जो कि यूज नहीं होता है सेल को। सेल क्या होता है, यूज नहीं करता है कुछ चीजों को, इनमें से जो यूज करता है वो ले लेता है। अब साइटोप्लाज्म का 90% जो पार्ट है वो वैक्यूल कैप्चर कर लेता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था, वो किस पे काम करता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। वही चीज़ इसके अंदर होती है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे आयंस जो हैं वो आ रहे जा रहे होते हैं, ठीक है। ये आयन, जैसे पोटेशियम आयन अंदर है, ठीक है। बाहर कौन सा जा रहा है, आपका सोडियम जा रहा है, कभी सोडियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम यहाँ मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या होएगा, अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपके वैक्यूल के अंदर कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, जो है आपका क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपको याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो कि क्या होता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। अब वैक्यूल जो है बेसिकली आपके फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। गैस वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो क्या करता है, प्लांट को सप्लाई देता है, प्लांट से वेस्ट मटेरियल ले लेता है। तो ये सब आपका क्या था, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम था। अब जो कल हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका न्यूक्लियस, आपका माइटोकॉन्ड्रिया और भी 2-3 चीज़ें।